नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के इस सेशन में देखेंगे पिछले एक सप्ताह का वीडियो, यानी एक सप्ताह में जो भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बने हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। यानी पिछले वीडियो में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन सा AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया जाएगा, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों आदिबानी। क्या हो जाएगा दोस्तों? आदिबानी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। BPSC का कल आप लोग पेपर दिए होइएगा। BPSC के जो एग्जाम में है दोस्तों, शुरू से लगभग 14 से 15 क्वेश्चन करंट का पूछा गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखें क्वेश्चन पेपर, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कि उलझनों से भरा था, यानी बहुत ही टफ करंट अफेयर्स का सेशन पूछा गया था और हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। और लेटेस्ट करंट पूछा गया था 2024-25 का दोस्तों, डाटा से, यानी हर एक क्षेत्र से उसमें क्वेश्चन था करंट का। आप सभी के पास PDF होगा, नहीं होगा तो यूट्यूब पर जाइए देखिए, या PDF डाउनलोड करके देखिए दोस्तों, बड़ा मज़ेदार था। आइए आज के सवाल में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, हिंदी को राजभाषा की दर्जा कब दी गई थी, और हिंदी को राजभाषा की दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 1 नंबर पॉइंट में 14 सितंबर 1949 को। कब दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा यानी देवनागरी लिपि में क्या किया है? सहज स्वीकार किया। उसके बाद दोस्तों इसी कारण से हर एक साल हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को क्या है? राजभाषा की दर्जा है। भारत में हिंदी को क्या दिया गया है? राजभाषा की दर्जा दिया गया। अगर आपके प्रश्न में पूछ दे कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत में राजभाषा की दर्जा दी गई है, तो आपका उत्तर आना चाहिए अनुच्छेद 343। पहली बार दोस्तों इसको कब मनाया गया था, यानी हिंदी दिवस को पहली बार हम लोग कब मनाए थे? तो 14 सितंबर 1953 को हम लोग हिंदी को पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाए थे दोस्तों। तो ये आपके सामने राष्ट्रीय हिंदी दिवस का इतिहास था दोस्तों। आइए आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 यानी 14 सितंबर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाते हैं। अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, नहीं मालूम है तो जय श्री राम। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अभी नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार की गठन कर दी गई है। तो जानेंगे दोस्तों कि नेपाल में अभी हाल फिलहाल में किसको वहां के अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई, यानी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ ली है? बलेन शाह, ये भी चर्चा में थे दोस्तों। कौन थे? ये भी चर्चा में थे। हालांकि बहुत ज़्यादा फॉल्स भी दिखाया जा रहा है कि बलेन शाह को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ के वे मेयर है। वहाँ की जो नेपाल की पहली आपको चीफ जस्टिस थी, महिला मुख्य न्यायाधीश थी दोस्तों, कौन? सुशीला कार्की। कौन दोस्तों? सुशीला कार्की। इन्हें नेपाल के अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री के रूप में क्या दिलाया गया है? शपथ दिलाया गया है, सारे नेपाल के बर्बाद होने के बाद दोस्तों। तो नेपाल में की न्यूज़ से आप सभी वाकिफ़ है दोस्तों, किस प्रकार से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, कितने तोड़ फोड़, नेपाल देश को समझिए कि तहस नहस बर्बाद कर दिया गया है दोस्तों, युवाओं के द्वारा, वहाँ के युवाओं के द्वारा। तो ये दोस्तों कौन बनी है? सुशीला कार्की बनी है। कौन? सुशीला कार्की। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही अभी नेपाल में दोस्तों अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला है कि जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है दोस्तों। फिर उसके बाद इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। एंड्रूस होलनेस को जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की है। अनुतिन चर्नविराकुल थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंगा रुंगिएने को लिथुआनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूलिया स्वीटरेंडो को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। और जेनिफर गेरलिंग्स साइमन्स को सूरीनाम का पहला महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हर एक साल वैश्विक स्तर पर 7,20,000 कहता वहाँ डाटा भी दिया गया है, 7,20,000 से अधिक लोग क्या करते हैं, आत्महत्या करके अपनी जान को गंवाते हैं दोस्तों। ये डाटा पूरे ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का है। क्या है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का है, जिसमें भारी मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यूं ही कोई दोस्तों आत्महत्या नहीं कर लेता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो जाते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। किसी का मानसिक तनाव होता है, सामाजिक कारण होता है, आर्थिक प्रभाव होता है। इन सब चीज़ों के कारण लोग क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं दोस्तों आत्महत्या रोकथाम दिवस हर एक साल हम लोग 10 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, हर एक साल 10 सितंबर को मनाते हैं दोस्तों। ये इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दी गई है, जिसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लेकर देख भी सकते हैं। अब यहाँ थीम की बात हो रही है दोस्तों, यानी 2025 की जो थीम है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की, तो आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना। क्या है थीम दोस्तों, आत्महत्या पर दृष्टिकोण बदलना, ये यहाँ पे थीम लिखा हुआ है। ये थीम है दोस्तों 2025 की। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो ऑफिस अटेंडेंट यानी बिहार परिचारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र हैं दोस्तों, उनके लिए सेशन बैक टू बैक आ रहा है, क्लास बैक टू बैक आ रहा है। हिंदी का हो चाहे मैथ का हो, साइंस का भी नहीं हुआ, करंट यहाँ से आपको मिल जा रहा है दोस्तों। इस टाइप का ही करंट ज़्यादा पूछता है दोस्तों। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यानी एकदम हल्का क्वेश्चन पूछता है, जिसकी आप अंदेशा भी नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हम लोग हर एक साल 11 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 11 सितंबर को मनाते हैं। 2025 की थीम क्या है, विषय क्या है, शहीदों का स्मरण, वनों की रक्षा। अब देखिए दोस्तों, ये वे शहीद हैं दोस्तों जो वन की रक्षा करते हुए, यानी वन का जो कटाई होता है अवैध तरीका से, उनसे रक्षा करते हुए दोस्तों, या वन में गश्त के दौरान दोस्तों ये शहीद हो जाते हैं। पेड़ से गाड़ी टकरा दिया या मवेशी कोई जानवर इन पर हमला कर दिया, उनमें जो शहीद होते हैं उनकी याद में दोस्तों हर एक साल हम लोग क्या करते हैं, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिवस की शुरुआत हम लोग 2013 ईस्वी से कर रहे हैं। इसको कब से मना रहे हैं, 2013 ईस्वी से इसको हम लोग हर एक साल मना रहे हैं दोस्तों। थीम की बात कर ली जाए तो शहीदों का स्मरण, वनों की रक्षा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय सेना ने व्हाट्सएप की जगह कौन सी प्रणाली अपनाई है। तो दोस्तों भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, किस ऑपरेशन के दौरान, अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर बीता है दोस्तों, सिंदूर के दौरान सुरक्षित संचार के लिए व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म की जगह संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल पेश किया है। यानी जो ये संभव ऐप है दोस्तों, कौन ऐप है, संभव ऐप है दोस्तों। ये संभव ऐप इंडिया का ऐप है, आत्मनिर्भर भारत का ऐप है दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चैटिंग के लिए किया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साई और किस आईआईटी ने समझौता किया है दोस्तों। तो दोस्तों अभी राष्ट्रीय खेल विज्ञान अनुसंधान केंद्र NCSSR ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। यह पहल खेल प्रदर्शन में अत्याधुनिक विज्ञान और देशी नवाचार को एकत्रित करने के लिए है, जो सरकार के आत्मनिर्भर भारत और गर्व से स्वदेशी दृष्टिकोण से अनुरूप है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा IIT दिल्ली। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पेज में दोस्तों कि IIT जोधपुर ने क्या है, कह रहा IIT जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण लॉन्च किया है। किस IIT ने लॉन्च किया दोस्तों, तो IIT जोधपुर ने। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास क्या है, शीर्ष पर रहा है। IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है। IIT मद्रास के परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्नि शोध की स्थापना की गई। IIT मद्रास ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है दोस्तों। IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस से को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है। दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है दोस्तों। तो ये IIT से संबंधित कुछ फैक्ट है दोस्तों।
जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया है, पिछले 4-5 महीने में इस पर सेशन हुआ है दोस्तों, तो ये सब आपको एक साथ देखने को मिल जाता है। अगला है हाल ही में टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है। तो महज 17 साल के इंडियन अमेरिकन तेजस्वी मनोज को टाइम ने किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है। वह न केवल टेक्नोलॉजी की दुनिया में बल्कि अपने सोशल इफेक्ट के कारण चर्चा में है। उसका बनाया AI पावर्ड ऐप बुजुर्गों का ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए क्या करता है दोस्तों, फोकस्ड करता है। तो क्या हो जाएगा, तेजस्वी मनोज। एक यहाँ के तेजस्वी है दोस्तों और एक ये तेजस्वी है, दोनों में दिल्ली आसमान का अंतर है। ये महज 17 साल के हैं और महज 27 साल के हैं। नहीं 27 से। एक सर तेजस्वी सूर्या है, नहीं 30-32 साल का होगा। एक तेजस्वी सूर्या है, समझे। तेजस्वी सूर्या है, बीजेपी के सांसद है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। कभी उनका आप लोग स्पीच सुनिएगा, डिबेट सुनिएगा, मज़ा आ जाएगा। जो पढ़े लिखे सांसद होते हैं दोस्तों, तार्किक बात बतियाते हैं। और जो अनपढ़ सब होता है, तो अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव में अवैध वोट दे के आया तो अनपढ़वा सब दे के आया था। हाल ही में RBI ने किसके सम्मान में विशेष सिक्का जारी किया है। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 सितंबर 2025 को 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। उस सिक्का में दोस्तों जो असम के भूपेन हजारिका हैं दोस्तों, किस राज्य के हैं, असम के भूपेन हजारिका दोस्तों, इन्हीं के नाम पर वहाँ का एक पुल का नाम भी पड़ा था। भूपेन हजारिका के जन्म शताब्दी को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस सिक्के का अनावरण करेंगे दोस्तों। अभी दरिया दिल्ली देखिए मोदी जी का सर। असम से उनको कहाँ जाना था, मणिपुर, और मणिपुर जाना था। मौसम इतना ख़राब हो गया कि पायलट स्पष्ट मना कर दिया कि विमान नहीं उड़ सकता है। अब मोदी जी कहें कि हमको जाना ही है, हमको असम मेघालय मणिपुर जाना ही है, बाई रोड जाएंगे। और बारिश, लैंडस्लाइड और 2 दिन पहले जो रूट है, रूट SPG तय करता है, जो रूट है उस रूट पर भारी विद्रोह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ऐसा टीवी द्वारा कहा जा रहा है। हम नहीं कहेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है कि कौन कार्यकर्ता है, फिर भी मोदी जी ने गए वहाँ, मणिपुर गए, विपक्ष की मांग को पूरा किए, मणिपुर जाके दिखाए। विशेष परिस्थिति में भी बारिश इतनी तेज़ थी सर, दिखा रहा था वीडियो में, कि 50 मीटर के आगे क्या हो रहा है ये नहीं दिख रहा था। SPG ने महज 1 घंटा में पूरा कंट्रोल, मैंने एरिया को कंट्रोल कर लिया। और वहाँ का जो BSF जवान सब था, कहा कि जाइए हम देखते हैं उपद्रवियों को। बहुत लोग कह रहा था ना, जैसे कि तेजस्वी यादव धीराए थे कि बिहार भी नेपाल के बॉर्डर पर बसा हुआ है, समझ रहे हैं चुनाव आयोग, तो भूल रहे हैं कि मोदी का गवर्नमेंट। हाल ही में भारत, ईरान और आर्मेनिया ने कहाँ तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता की है। तो दोस्तों भारत, ईरान और आर्मेनिया ने अभी हाल फिलहाल में नई दिल्ली में क्या की है, त्रिपक्षीय वार्ता की है। यानी तीनों देशों के विदेश मंत्री है दोस्तों, वहाँ बैठ के आपसी अपना सहमति कुछ चीज़ों पर चर्चा होती है। इसके बाद कह रहा है, हाल ही में किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है। तो ऑस्ट्रेलिया तीव्रता से दोस्तों MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित कर रहा है, जो 38 फुट लंबे स्वायत्त और सैन्य विमान है, जिन्हें रोबोट बैंगमैन के रूप में डिजाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो मन्नार की खाड़ी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ता है। कहाँ, भारत और श्रीलंका के बीच में। उस पर दोस्तों आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया, हस्ताक्षर किया है। अब है दोस्तों नेपाल के बारे में कुछ वन लाइनर, माफ कीजिएगा श्रीलंका के बारे में कुछ वन लाइनर है। इतना ना नेपाल में हो गया घटना कि नेपाले अभी मुँह पर आ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को दोस्तों निःशुल्क वीजा देगा। दोस्तों श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रकृति का अनावरण किया गया है। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ है। कठपुतली याद है दोस्तों, श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है।
श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटार गामा एस्ला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। पोषण पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने ही क्या किया है, नाम दिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। हाल ही में दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों जबरन धर्मांतरण कराने की दोषी को आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अन्य मामलों की सजा को देख लेते हैं दोस्तों। अवैध धर्मांतरण के लिए 7 से 14 साल की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना है। अगर पीड़ित नाबालिग है, महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाति या जनजाति का हो तो 10 से 20 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना है। सामूहिक धर्मांतरण का बात हो तो सामूहिक धर्मांतरण कराने वाले पर 20 साल तक की जेल या आजीवन कारावास और 25 लाख तक क्या है दोस्तों, जुर्माना है। तो ये दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट ने, किस गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने दोस्तों धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों भारत के भी जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा वैश्विक मंच पर पहुंचने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 10 सितंबर 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर आदि संस्कृति का क्या किया है, शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो सॉफ्टवेयर के कंपनी है दोस्तों एलन मस्क को पीछे छोड़े हैं लैरी एलिसन। कौन, लैरी एलिसन ऑप्शन नंबर 2 में है। ये दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों आईसीसी ने महिला विल टू विन, कौन दोस्तों, विल टू विन, ये आईसीसी ने दोस्तों 2025 के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल कौन थे, सीपी राधाकृष्णन, वे भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों। अब जो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के में जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है तो दोस्तों आचार्य देवव्रत को, किन्हें, आचार्य देवव्रत, गुजरात के भी वर्तमान समय में राज्यपाल हैं। देवव्रत को सी कृष्ण राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद महाराष्ट्र का कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आचार्य देवव्रत 22 जुलाई 2019 से गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। इससे पहले 2015 से 2019 तक हिमाचल प्रदेश के क्या थे, राज्यपाल थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना की समीक्षा किस राज्य में की है दोस्तों। तो ये कोसी मोची नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में है दोस्तों, ये बिहार राज्य में है। किस राज्य में दोस्तों, बिहार राज्य में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि हाल ही में NNC गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्रीनिवास इंजेती सेबी की मंजूरी के साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं श्रीनिवासन इंजेती। कौन दोस्तों, श्रीनिवासन इंजेती। अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारत के दोस्तों भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को, किन्हें दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये टिक लगा लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में क्या होने वाला है, टपकने वाला है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनिस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। किसे दोस्तों, यूनिस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अनुपर्णा राय को सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रुथ के लिए ओरिजिनलिटी का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। आनंद V पाटिल को बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेमचंद पुखरम्बन को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विजेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
बुद्धि मुड़ी पेंडी राजू को फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली मेरठ आरआरटीसी पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली भारत की सबसे तीव्र ट्रेन कौन बनी है? तो दोस्तों दिल्ली मेरठ आरआरटीसी पर 160 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे जो तीव्र ट्रेन है, जिसकी स्पीड की अगर बात कर ले तो 160 किलोमीटर पर घंटा। क्या है दोस्तों? 160 किलोमीटर पर घंटा है। उस ट्रेन का नाम क्या है दोस्तों? नमो भारत। क्या है दोस्तों? नमो भारत। क्या है? नमो भारत है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। इससे पहले जो वंदे भारत चलता था उस सब की स्पीड की बात कर लें तो महज 130 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों। ये दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। ये गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत से भी तीव्र है, जिसकी स्पीड अब 130 किलोमीटर तक सीमित है। पूरे 82.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में सराय काले खास से मोदीपुरम तक 16 स्टेशन होंगे। इस ट्रेन का निर्माण गुजरात के एल्टोस्मोन द्वारा किया जाता है और इनमें एटीपी, एटीसी और एटीओ जैसी उन्नत सुरक्षा प्रणाली एकीकृत है। तो ये नमो भारत ट्रेन है दोस्तों, दिल्ली से मेरठ तक जाएगी। अगला है कि हाल ही में किसने स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया है? तो भूपेंद्र यादव दोस्तों, इसने अभी दोस्तों इस साल के स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसने NISPR के निदेशक के पदभार संभाला है? तो दोस्तों गीता बानी, डॉक्टर गीता बानी दोस्तों, गीता बानी राजमसन ने 9 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर CSIR यानी राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में क्या है अपना कार्यभार संभाले हैं। अगला क्वेश्चन है आज का सवाल कि लेविज ने किसको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं से समाप्त हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।